हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले से ही थोड़ी बहुत एंट्रीज, स्पेसिमेन और ये सब के बारे में 11th में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर केवल उन एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर बैलेंस शीट तक आते हैं। जनरली जब बच्चा स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो वो हर बार अलग अलग अकाउंट्स या फिर जो लेज़र है वो पहले बनाते हैं और फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सारे एडजस्टमेंट पढ़ लें जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करते हैं और जब ट्रेडिंग अकाउंट लिखना शुरू करते हैं, जैसे हमने लिखना शुरू किया ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में आएगा परचेसेस। तो सबसे जैसी ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक में आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन जब आप परचेस में आते हैं तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट जनरली अनरिकॉर्डेड स्टॉक की होती है, जिसका अर्थ होता है ऐसा खरीदा हुआ सामान जो व्यापारी लिखना भूल गया है। तो ऐसे लिखे हुए या ऐसे जो एडजस्टमेंट होते हैं उसको करने के लिए हमको उसका एक एनालिसिस चार्ट है बना हुआ, वो आप पढ़िए और जो लेक्चर दे रहे हैं उसको सुनिए, आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो उसका अनरिकॉर्डेड का करते हैं उसमें जोड़ना होता है, जो अनरिकॉर्डेड स्टॉक होता है उसको हम जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर तुरंत हम परचेस के बाद बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में भी ये सेम एडजस्टमेंट आती है, लेकिन जब परचेस बढ़ जाता है या अनलिखा हुआ स्टॉक जब बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी, यानी कि आप जब परचेस बढ़ता है तो आप उसकी एंट्री, अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो क्रेडिटर की ओर जाएगा और जो सेल्स है वो डेटर्स की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परचेस अनरिकॉर्डेड परचेस देखने जाते हैं तो उस अनरिकॉर्डेड परचेस में हम जैसे ही उसको अनरिकॉर्डेड को ऐड करते हैं हम तुरंत बैलेंस शीट में जाएंगे और उस क्रेडिटर में उसको ऐड कर देते हैं। इस तरह से उसकी सेम टाइम हम दो पोस्टिंग या दो एंट्री उसकी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी अगर हमने सेल्स में अनरिकॉर्डेड स्टॉक, क्रेडिट अनरिकॉर्डेड स्टॉक बढ़ाया तो हम तुरंत जाके फिर डेटर्स में उसको ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सही दिशा में जाने लगता है। उसके बाद जनरली हर बार आप हर क्वेश्चन में देखेंगे कि वेजेस में जो है वो आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलता है। अब आपके सामने ये प्रश्न होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो कि व्यापारी क्या कर चुका है, उसने सामने वाले से काम करवाया है लेकिन उसके पैसे देने बाकी हैं, इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग केवल एक्सपेंसेस ही नहीं होता है, वो इनकम भी हो सकता है। तो इसकी दोनों तरह से दोनों दिशाओं में हम लोग आगे की जो एंट्रीज है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अनरिकॉर्डेड वेजेस में आउटस्टैंडिंग अगर वेजेस में है तो हम उसे करते समय हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस में आउटस्टैंडिंग को हम जोड़ देंगे। उसके बाद जनरली हर तरह की जो भी खर्चे आपके सामने में आते हैं उन सभी खर्चों के साथ में हम उस आउटस्टैंडिंग को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सैलरीज के साथ में ऐसा करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकता है आपका, और इस तरह का कुछ और खर्चा है जैसे रेंट है या इंश्योरेंस है। तो इस तरह की जो जो लिस्ट है वो सारी लिस्ट में हम उसको आउटस्टैंडिंग हुआ तो हम उसको उसमें जोड़ देते हैं। अब ये हुआ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अभी इसके बाद जो हर क्वेश्चन में आता है वो है डिप्रिसिएशन, जिसे हम कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो हर क्वेश्चन में, अगर फर्नीचर है, अगर मशीनरी है, अगर इस तरह का कोई भी डिप्रिसिएशन है आपके पास में तो हम उस प्रॉपर जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके साथ में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते समय आप सामने देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा। उस कैलकुलेशन को करते हुए ही हम आगे जाते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 20,000 की है और 20,000 पे हम 5% उसका डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो 20,000 गुणित 5/100 करके, यानी कि आप उस अमाउंट के साथ में उसका कैलकुलेशन निकालेंगे और वो पर ईयर होता है, यानी हम उसको हर साल कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेसेसरीली या हर क्वेश्चन में आने वाला है वो है बैड डेप्ट। अभी यहाँ पर बैड डेप्ट का जो इक्वेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। बैड डेप्ट जो होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसे हम कहते हैं ओल्ड बैड डेप्ट। जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसे हम कहते हैं न्यू बैड डेप्ट। तो इस तरह से हमारे पास में दो बैड डेप्ट है, एक पुराना माल जो डूब चुका है जो ट्रायल बैलेंस में आ गया है, और एक वो जो कि लास्ट डे पता चल रहा है, यानी 31 मार्च को आपको पता चल रहा है कि ये हमारा जो बैड डेप्ट है वो दिख रहा है। तो ऐसे समय पर पुराने में नए को जोड़ना ही चाहिए ताकि व्यापारी को पता चले कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोविज़न है, जो लास्ट ईयर का प्रोविज़न है वो उसमें हम घटा देते हैं। और अगर नए साल का प्रोविज़न भी है, इसको कहते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यदि वो भी दिखाई दे रहा है तो हम उसे भी उसके साथ में कैलकुलेट करते हैं। यदि न्यू RDD है
तो हमारा जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो हो जाता है ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेब्ट न्यू आरडीडी। इस तरह से हमारा कैलकुलेशन काम करता है और उसमें हम माइनस कर देते हैं हमारा जो लास्ट ईयर का आरडीडी है, उसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है यदि वो एडजस्टमेंट में आपको दिखाई दे कि पुराना रिजर्व ज़्यादा है। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी होती है। उसके बाद जब हम आगे कैलकुलेशन में जाते हैं तो आपके पास में एक एडवर्टाइजमेंट है, आपके पास में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपके पास में इस तरह की छोटी छोटी एडजस्टमेंट हम लोग एक के बाद एक देखते जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने बोला ही है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट होता है। जब हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग तो उसका मतलब आपने मजदूर से काम कराया है, उसकी मजदूरी देना बाकी है। प्रीपेड का मतलब होता है आपने अभी यहाँ पर उसको पहले ही एडवांस दे के रखा हुआ है, यानी वो जो खर्चा है, वो जो अमाउंट है, उसमें आपने उसको क्या दे दिया है, पहले एडवांस दिया है। इट्स अ प्रीपेड, ठीक है। उसका आप अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। प्रीपेड को हम माइनस कर देते हैं, यदि प्रीपेड इनकम है तभी भी माइनस हो जाएगी, जो भी उसका फैक्टर है उसके साथ में, और अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो भी माइनस हो जाएगी। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो लायबिलिटीज़ में जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स में जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो हमारा एसेट्स में जाता है, और प्रीपेड अगर इनकम है तो वो हमारा लायबिलिटीज़ में चला जाता है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आपने किसी से एडवांस लिया, इट मीन्स योर लायबिलिटी। अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो इट्स योर फायदा, यानी कि ये आपका एक बेनिफिट है, इट्स योर एसेट्स। इस तरह से अब इसके अलावा और भी कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जनरली ये होता है कि वो एक बड़ा खर्चा है ना, उसको हम लोग डिफर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो वो एक बड़ा खर्चा है, तो व्यापारी के लिए ये संभव नहीं है कि वो सारे खर्चे को किसी एक ही कैलकुलेशन में दिखा दे। तो वो क्या करता है, उसको 2-3 टुकड़ों में बांटता है, 2-3 उसका पार्ट करता है, और ऐसे समय उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, एक बार किया हुआ विज्ञापन वो आगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में बांट देता है। इसीलिए यहाँ पर जो बचा हुआ जो अमाउंट है, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास में 4,500 दिया हुआ और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको एडजस्टमेंट में वो बोला है कि जो एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करने वाले हैं, हम 3 सालों तक उसको लेके जाने वाले हैं। तो हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो 1500 आपका इस साल के लिए रहेगा, और जो बच गया है इट मीन्स योर 3000, वो आपका 3000 ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे आने वाले 2 सालों के लिए। यानी कि आप 4500 को बटे 3 करते हैं तो आपको 15 मिलते हैं, और बच जो जाता है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस तरह से ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये अगर प्रीपेड है तो उसको हम नेचुरली कहाँ दिखाएंगे, वापस एक बार हम उसको दिखाते हैं एसेट्स में। इस तरह से ये भी एक एडजस्टमेंट है। अब जो अकाउंट है उसमें अगर आप बोलें तो फाइनल अकाउंट में मैं अगर गिनती करने जाऊँगी तो बहुत सारे एडजस्टमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन उन एडजस्टमेंट को एकदम से देख के आपको घबराना नहीं है। हर क्वेश्चन अपने साथ में कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग बात लेकर आती है। इसीलिए अभी यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट मैंने बताए वो बेसिकली आपके डेबिट साइड से रिलेटेड थे। अब कुछ क्रेडिट साइड में भी हो सकते हैं, जैसे कि कमीशन है, तो कमीशन में भी अगर आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो उस तरह से उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए। रेंट है तो उसका ऐसे एडजस्टमेंट कर दीजिए। कई बार कमीशन ऑन सेल्स होता है, इसका मतलब है कि जो बेचा जा रहा है, जो वस्तुएं बेची जा रही हैं, उस पर जो है वो टैक्स लग रहा है या उस पर वो कमीशन ले रहा है। तो उसका कैलकुलेशन करते समय हम जो सेल्स है वो लेते हैं, टोटल सेल्स लेते हैं और उसमें उस कैलकुलेशन को करते हैं, और वो जो है वो कमीशन जो है वो हमको पेड करना होता है, सामने वाले को देना है। और तो इस तरह से उसको फिर हम लोग कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट साइड में दिखा देते हैं। तो यहाँ ये जो सारी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट थी वो हमने एक प्रैक्टिस के रूप में ली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आध क्वेश्चन जिसमें कुछ और नए इंटरेस्टिंग आपके एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। थैंक यू।